बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हम पढ़ने वाले हैं क्या, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। और दूसरी जरूरी बात कि आज पहला रोजा भी है और हम फर्स्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं। चलो चलते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, अब यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, और यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो कि कंट्रोल होता है बाय किसके जरिए से, रिस्पायरेटरी सेंटर के जरिए से। और वो रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, ब्रेन में लोकेटेड है। और वो जो ब्रेन में लोकेटेड है वो कौन सा है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने कहा कि ब्रीथिंग तो इनवॉलंटरी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इनवॉलंटरी से मॉडिफाइड होकर जो है वॉलंटरी कंट्रोल में भी आ जाता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनवॉलंटरी कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो कौन कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी से मुराद वो चीज जो खुद बखुद हो, वॉलंटरी से मुराद कि आपके मुताबिक आप जो करे तो होता है, अगर आप ना करे तो ना होता है, इसको हम वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं। अब फर्स्ट पर मैंने यह लिखा हुआ है इनवॉलंटरी कंट्रोल। अब यहां पर मैंने फिर से लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग तो मेनली इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ये तो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअसली होता है ड्यूरिंग स्लीप, जब आप सो रहे होते हैं, और अनकॉन्शियसनेस मतलब ये कि अगर कि जब आप सो रहे होते हैं तो आप मुसलसल जो है सांस लेते हैं। अब ये तो इनवॉलंटरी है, आप जब सो रहे होते हैं तो आपको पता तो नहीं चलता और आप फिर भी सांस लेते हैं, तो ये एक इनवॉलंटरी है, आपके मुताबिक नहीं है। अब ये इनवॉलंटरी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है कंट्रोलिंग। अब ये इनवॉलंटरी ब्रीथिंग सेंटर लोकेटेड है इन मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। अब जब हम इंस्पायरेशन करता है तो मेडुला ऑब्लांगेटा में वो कौन सा फिर से पार्ट है जो कि इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। तो चलो चलते हैं और इसको देखते हैं। तो इंस्पायरेशन सेंटर, अब यहां पर लिखा हुआ है कि वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, जो वेंट्रल पोर्शन है। अब वेंट्रल पोर्शन से क्या मुराद, वहां पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसके जरिए से समझेंगे। ठीक है, वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा एक्ट एज इंस्पायरेटरी सेंटर, जो कि इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा तो इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। अब इनवॉलंटरी कंट्रोल में तो जब हम सो रहे होते हैं तो हम इनहेलेशन भी करते हैं और एक्सहेलेशन भी करते हैं, लेकिन ये इनहेलेशन इंस्पायरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगेटा कौन सा है, वेंट्रल पोर्शन है इन मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा एक्ट एज ए, फिर ये इंस्पायरेटरी सेंटर एक्ट एज ए होता है और कंट्रोल करता है किस चीज को, इंस्पायरेशन को। कौन सा पोर्शन, वेंट्रल पोर्शन। इसी तरह अगर एक्सपायरेटरी सेंटर देखा जाए तो एक्सपायरेशन कौन कंट्रोल करता है, इन मेडुला ऑब्लांगेटा डोर्सल एंड लैटेरल पोर्शन। और लैटेरल पोर्शन जो है वो कंट्रोल करता है किस चीज को, एक्सपायरेशन को। और उस सेंटर को हम एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं, जो कि है किस में, मेडुला ऑब्लांगेटा में, जो कि एक्सपायरेटरी सेंटर है और कंट्रोल करता है किस चीज को, एक्सपायरेशन को, सांस को बाहर निकालना। अब यहां पर देखो, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने मेडुला ऑब्लांगेटा बनाया हुआ है। अब ये जो फ्रंट है मेरा, जो ये है ये आपकी तरफ है, ये आपकी फ्रंट की तरफ है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेंट्रल। मैं यहां से जो है वी से मुराद करता हूं इसको। तो ये जो पोर्शन है, वेंट्रल जो पोर्शन है, फ्रंट जो पोर्शन है, ये जो कंट्रोल करता है किस चीज को, इंस्पायरेशन को। ये तो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा का वेंट्रल पोर्शन है, वेंट्रल पोर्शन है। अब ये वेंट्रल पोर्शन कौन का क्या कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। अब ये डोर्सल और एल लैटेरल, डोर्सल और लैटेरल,
ये कौन कंट्रोल करता है, ये किस चीज को कंट्रोल करता है, तो ये एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि इंस्पायरेटरी सेंटर जो है वो वेंट्रल पोर्शन है, वो वेंट्रल है, वो फ्रंट है, और डॉर्सल से मुराद बैक, और जो बैक है वो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, और जो फ्रंट है वेंट्रल है वो जो है इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, और जो लेटरल है साइड में से जो है लेटरल और डॉर्सल दोनों ही जो है एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्कल है, अब ये जो साइड है ये वेंट्रल है आपकी तरफ है, और ये जो पीछे वाला साइड है ये डॉर्सल है। अब आप जो है इसे देखें, अगर ये जो है मेडुला ऑब्लांगेटा है ये फुल, अब ये मेडुला ऑब्लांगेटा का जो ये वेंट्रल पोर्शन है ये क्या कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन को, लेकिन ये जो डॉर्सल पीछे वाला और ये लेटरल ये एक्सपायरेशन को जो है कंट्रोल करता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद यहां पर भी लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ इनवॉलंटरी कंट्रोल। अब ये इनवॉलंटरी कंट्रोल किस तरह से होता है, किस मैकेनिज्म के जरिए से ये होता है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग जो है सांस लेना, ब्रीथिंग मतलब ये कि आप O2 को इनटेक करें और CO2 को जो है आउट करें, तो इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब ब्रीथिंग मूवमेंट आकर ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कंट्रैक्शन, जब कंट्रैक्ट हो, एंड रिलैक्सेशन, और जब ये रिलैक्स हो ऑफ क्या, इंटरकॉस्टल मसल एंड डायाफ्राम। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग मूवमेंट तो आकर होता है किसकी वजह से, इंटरकॉस्टल मसल जब रिलैक्स, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल एंड डायाफ्राम। अब डायाफ्राम इन लंग्स के नीचे एक स्केलेटल मसल नुमा स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करता है, और इंटरकॉस्टल मसल उस मसल को हम कहते हैं, ये रिब्स के दरमियान जो मसल्स है इसको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर नंबर 2 पर मैंने लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग सेंटर सेंड नैरो इंपल्स। अब ये ब्रीथिंग सेंटर जो है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है, ये ब्रीथिंग सेंटर जो है ये सेंड करता है किस चीज को, नैरो इंपल्स को, टू किसको, इंटरकॉस्टल नरो इंपल्स को सेंड करता है इंटरकॉस्टल मसल को, बाय किसके जरिए से, इंटरकॉस्टल नरो। एक नरो प्रेजेंट होता है इंटरकॉस्टल मसल्स में, जो कि उस इंपल्स को जो है ट्रेवल करता है, तो वो उसे डिटेक्ट करता है, उस इंटरकॉस्टल मसल को जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कौन, इंटरकॉस्टल नरो। इसी तरह उस ब्रीथिंग सेंटर से एक मैसेज फिर से आता है किसकी तरफ, फ्रेनिक नरो की तरफ, कि उस डायफ्राम को जो है रिलैक्स और कंट्रोल करे, फ्रेनिक नरो। ठीक है, तो हमारा इनवॉलंटरी कंट्रोल तो हो गया, अब उसके बाद ये वॉलंटरी कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है, कि अगर आप चाहे तो सांस रोके, लेकिन अगर आप ना चाहे तो सांस को चलाए। जब आप स्विमिंग करते हो तो आप अपने सांस को जो है रोकते हो, तो ये वॉलंटरी कंट्रोल है, आपके मुताबिक हो गया। तो ये कौन कंट्रोल करता है, नॉर्मली ब्रीथिंग इज इनवॉलंटरी, ज्यादातर ब्रीथिंग जो है वो इनवॉलंटरी होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वो वॉलंटरी बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम होल्डिंग अप ब्रीथिंग करते हैं ड्यूरिंग स्विमिंग, जब हम स्विम कर रहे होते हैं तो हम ब्रीथिंग को जो है रोकते हैं, तो ये वॉलंटरी कंट्रोल में आ जाता है। और ये कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो है चैप्टर आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है कंट्रोल करता है किस चीज को, इस वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग को। लेकिन इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और इस मेडुला ऑब्लांगेटा में जो है इंस्पायरेशन लेटरल वेंट्रल पोर्शन जो है वो कंट्रोल करता है, और एक्सपायरेशन लेटरल और डोर्सल जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है,
यहां पर मैंने एक चीज लिखा हुआ है कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए 20% तक, अगर ये एमसीक्यूज में शायद आ जाए, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 20% तक डिक्रीज हो जाए तो आप जो ब्रीथिंग करेंगे उसको भी डबल डबल ब्रीथिंग आप करेंगे। अगर ऑक्सीजन यहां पर है और यहां से यहां तक आ जाए तो ये तो कम हुआ, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं ज्यादा सांस लूं और इस ऑक्सीजन को लूं, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम है। तो 20% डिक्रीज इन ऑक्सीजन, तो आप ब्रीथिंग को डबल करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पर आते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यहां पर मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि जब हम इनहेल करें या इनटेक करें किस चीज को, O2 को, O2 कुछ इस तरह होता है। ये हम जो है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इंशाल्लाह ये सब पढ़ेंगे ना, इसको स्ट्रक्चर, इसको हाइब्रिडाइजेशन, जो कुछ भी इसमें है सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और एक्सहेल करें किस चीज को, CO2 को, तो हम इसको कहते हैं कॉल्ड ब्रीथिंग, तो हम इसको ब्रीथिंग जो है कहते हैं। अब ब्रीथिंग रेट अगर देखा जाए, जब हम रेस्ट में होते हैं, हालत सुकून में होता है, तो 15 से लेकर 20 तक जो है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है। रेट से मुराद स्पीड, स्पीड। अब स्पीड क्या है, ये फिजिक्स के फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो है फोर्स एंड मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो जब हम रेस्ट में होते हैं तो 15 से लेकर 20 टाइम तक जो है रेट होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो 30 से लेकर 40% तक उसका रेट होता है। यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है कि बॉर्न बेबी का जो है 44% रेट होता है और 5 ईयर जो बच्चा हो उसका 25% होता है। और ये जरूरी नोट करें, मैं लंग्स के जो है लेक्चर में पढ़ाने वाला था, लेकिन मेरे जहन से वो पॉइंट निकल गया। बेबी का जो लंग्स कलर होता है वो पिंक इन कलर होता है। ठीक है, अब फेज ऑफ ब्रीथिंग। अब यहां पर नंबर 1 पर मैंने लिखा हुआ है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। अब इंस्पायरेशन क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। यहां पर आप एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव प्रोसेस है जो कि टेक करता है किस चीज को, O2 को, फ्रॉम किस चीज से, फ्रॉम इन्वायरमेंट से। आप माहौल से O2 को टेक करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और ये कंट्रोल करता है कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। और वो इंस्पायरेटरी सेंटर कहां पर है, मेडुला ऑब्लांगेटा पर है। और मेडुला ऑब्लांगेटा में वो पोर्शन कौन सा है, तो वो वेंट्रल पोर्शन है। ठीक है, और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। तो यहां पर इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ये जो मसल्स के बिटवीन रिब्स जो मसल है वो कंट्रैक्ट होते हैं। चेस्ट कैविटी जो है उसमें कैविटी जो है स्पेस जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट होता है। सो दिस मसल कंट्रैक्ट्स, या ये जो रिब्स है, ये जो स्टर्नम है, ये रिब्स के दरमियान यहाँ पर जो बोन है, ये लार्ज बोन जो है जिसने रिब्स को जो है अटैच किया हुआ है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम एंड चेस्ट कैविटी मूव अपवर्ड एंड उसके बाद आउटवर्ड जो है मूव करते हैं। अपवर्ड एंड आउटवर्ड जो है मूव हो गया इंस्पायरेशन और इनहेलेशन में। तो यहां पर दूसरी बात ये कि डायाफ्राम कंट्रैक्शन भी होता है। डायाफ्राम और कंट्रैक्ट मेक लेस डोम। अगर मैं सांस लूं तो यहां पर आप हाथ रखें और यहां इस तरह जाए, तो डायाफ्राम कुछ इस तरह होता है, इस तरह कुछ होता है, इस तरह। ठीक है, कुछ इस तरह होता है। लेकिन जब आप सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो ये जो है ये कुछ इस तरह नीचे आ जाता है, ये कुछ इस तरह होता है, फिर ये कुछ इस तरह आ जाता है, फिर इस तरह बन जाता है, स्ट्रेट बन जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम तो कंट्रैक्ट होता है लेकिन बन जाता है लेस डोम। ये कुछ इस तरह होता है जब हम सांस नहीं लेते, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे जाता है और कुछ लेस डोम बन जाता है, कुछ स्ट्रेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायफ्राम भी कंट्रैक्ट होता है।
उसके बाद नंबर 3 पर मैंने लिखा हुआ है कि इंक्रीज लंग वॉल्यूम। यहाँ पर लंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम इंस्पायरेशन करते हैं और वो हवा मुंह के अंदर से, मुंह के जरिए से जो है लंग्स में जाते हैं और वहां पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो देखिए ये वॉल्यूम बढ़ गया। अब अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर किस तरह होगा, ये नोट करें, ये बहुत जगह पर इस्तेमाल आएगा, तो जरूरी है कि आप इसे समझें। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए, यहां पर मैं लिखता हूं, अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो इनवर्स रिलेटेड है किसके साथ? प्रेशर के साथ। तो मैंने बताया कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो प्रेशर तो जो है कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनवर्स रिलेटेड है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वो जो हवा सराउंडिंग में है वो खुद ब खुद आपके लंग्स में आएगा। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, फ्लूइड डायनेमिक्स के फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। लेकिन जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो सराउंडिंग में जो O2 मौजूद है वो खुद ब खुद आपके लंग में आएगा। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर जो है वो है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। तो ये पैसिव प्रोसेस है, ये खुद ब खुद होता है, ये खुद ब खुद इस तरह होता है, लेकिन कुछ टाइम ये एक्टिव भी हो जाता है जब आप सांस को रोकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसका कंट्रोलिंग देखा जाए तो ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है किस चीज को? एक्सपायरेशन को। लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा में वो कौन सा पोर्शन है जो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है? आप बताएं। लेटरल एंड डोर्सल पोर्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ये तो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम जब एक्सपायरेशन करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। और वो डायफ्राम जो लेस डोम था अब वो मोर डोम बन गया है, इस तरह मोर डोम बन गया है। ठीक है, और डिक्रीज लंग वॉल्यूम। लेकिन जब लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर खुद ब खुद जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर इनसाइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए जो है रेड कलर का भी ले लिया और दूसरे पेन ले लिए, क्योंकि वो जो पेन मैं इस्तेमाल करता था एक ही वीक में सारे खराब हो गए। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसमें जो है डेकोरेशन अच्छा डालूं ताकि आपको अच्छा लगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।